इस वक्त इंडिया में अगर परिंदा पर भी उड़ाता है तो वो कहते हैं आईएसआई इसको करवा रही है। आपके पास नरेंद्र मोदी है ना जनाब, तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक दफा वो चाय पीने आए थे तो जहाज छोड़ गए। पख्तून जो भाई वो बड़े नाराज होते हैं कि यार कभी पेशावर भी आ जाए तो हम उनको पेशावरी कहवा भी पिला देते हैं। हाँ, जब वो दरख्तों को उन्होंने दरख्तों को शहीद किया था, हमारे दरख्तों को, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को उन्होंने मस्मार कर दिया था। खाली दरख्तों को जंगलों के अंदर जो बमबारी बेचारों ने की। इस वक्त इंडिया पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए डिफरेंट फेक अकाउंट्स, अर्नब गोस्वामी की आपने बात की कि वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एंकर था, तो वो आपका क्या ख्याल है कि वो कुर्सियों पे बैठे हुए जो है वो शहीद हो गए? वो ऑपरेशंस के अंदर शहीद हुए, और वो ऑपरेशन जो होते हैं वो आपको बहुत सारी उनकी जो कामयाबियां हैं वो तो पता ही नहीं चलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ऑफिस के साथ मैं हूं उबैद यूसुफान। इस वक्त इंडिया में अगर परिंदा पर भी उड़ाता है तो वो कहते हैं आईएसआई इसको करवा रही हैं। अगर वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट उठ खड़े होते हैं तो वो भी आईएसआई कराती हैं। अगर खालिस्तान मूवमेंट उठ खड़ा होता है तो वो भी आईएसआई का काम होगा। अगर वहां पे इस वक्त फॉर्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आईएसआई ही कर रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक इंडिया को इस वक्त किसी और से खतरा नहीं, अपनी ही गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी से खतरा है। कश्मीर में जो इस वक्त वो कर रहे हैं वो किस हद तक कर रहे हैं, वो एलिशन कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की गाड़ियों पे फायरिंग कर रहे हैं। इसी सारे मौजूआत पे बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद होंगे बल्कि हमारे साथ है अब्दुल हमीद गुल साहब, जो कि तहरीक जवानान पाकिस्तान कश्मीर के चेयरमैन और साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद गुल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करेंगे इस वक्त कश्मीर में जो सूरत हाल है, इंडिया फेल हो रहा है बार बार वहां पे सिक्योरिटी और वहां की सेफ्टी, वहां की नॉर्मल जो आवाम की जिंदगी है उनको महफूज बनाने में वो बार बार फेल हो रहा है। दूसरी जानिब शामी मुतकरीशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी मिस एडवेंचर होता है तो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिंदुस्तान कोई पहली दफा नहीं ये काम करेगा, माजी में चुका है, उसकी कई हमारे साथ जंगें हो चुकी हैं। वो जंगें जो आप लोग जानते हैं और कुछ ऐसी जंगें जो मैं भी जानता हूं और कुछ हमारे इदारे जानते हैं, तो इस वजह से हम हालत जंग में पहले दिन से हैं। हिंदुस्तान जो है उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस खित्ते के अंदर, जो उसके ख्वाब हैं, जो कि बहुत जिसको कहते हैं कि हायर देन देयर लाइफ, वो जो है वो पाकिस्तान उसमें आड़े आ जाता है। इसलिए हिंदुस्तान जो है दिन और रात पाकिस्तान के खिलाफ वावेला करता है। माजी के अंदर वो जंगे छेड़ दिया करता था, अपनी फौजों को मैदान में ले आया करता था। अब जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर हुआ और मेरे वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह की इंटेलिजेंस पॉलिसीज की वजह से फिर मामलात जो है वो तब्दील होना शुरू हुए और उसको इंटेलिजेंस की फील्ड में जो है वो शिकस्त खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी और पूरी दुनिया में उसको जलील होना पड़ा। तो उसकी वजह से अब वो सामने तो नहीं आता, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशंस जो है वो जारी रखता है। वो कुलभूषण यादव की शक्ल में हो, वो कशीर सिंह की शक्ल में हो, वो आपके सुरबजीत सिंह की शक्ल के अंदर हो, वो स्लीपर सेल कायम करने हो, वो बीएलएफ या बीएलए को जो है वो सपोर्ट करना हो, और इसी तरीके से जो फाटा के अंदर कुछ ऐसे अनासिर हैं उनको सपोर्ट करना हो। तो ये इंडिया ये काम करता है, वो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जहां तक ताल्लुक है भारत का सामने आके लड़ना, तो यकीनन शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भारत जो है वो अपनी कोशिश करके देख ले। माजी में भी उसने किया, एक दफा वो चाय पीने आए थे तो जहाज छोड़ गए। दूसरी तरफ चाय का उनका जो है वो ख्वाब था, तो वो आपको मालूम है कि जिम खाना में मैं और आप तो जा सकते हैं लाहौर के, लेकिन हिंदुओं की ख्वाहिश जो है वो दिल की हसरत दिल्ली में रह गई। इसलिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अब तो अर्नब गोस्वामी को आप देख लें, अर्नब गोस्वामी ने जो है कच्चा चट्टा खोल दिया। जब तक कि वो हुकूमत का पिट्ठू बना रहा तो काम करता रहा। लेकिन ये उबैद साहब आपको बहुत जरूर इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, जिसके ऊपर पॉइंट के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे अभी तक बात नहीं हुई। पहली बात यह है कि अगर अर्नब गोस्वामी जो है वो भारत की रियासत के लिए काम कर रहा था, तो फिर उसको जो बिहाइंड बार्स किया गया, जो उसके ऊपर अरेस्ट हो गया और उसको पकड़ लिया गया, थाने ले जाया गया, उसको सजा के करीब था, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर किसने छुड़वाया? यानी कि वो भी रियासत थी। इसका मतलब एक बड़ा वाज़ेह है कि रियासत के अंदर जो है वो जूतियों में दाल बट रही है, रियासत के अंदर फूट पड़ गई है
اور بی جے پی کی اپنی سرکار کے کہیں نہ کہیں ٹکراؤ کے اندر جو ہے وہ آ چکی ہے. اس لیے یہ جو ارنب گوسوامی ہے یا دیگر لوگ ہیں، اروندھتی رائے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ اب بھارت کے جو اصلی اور مکروہ چہرہ ہے، جو کہ ایک چانکیہ کی پالیسی کا جو تسلسل ہے، اس کو سامنے لے کے چل رہے ہیں. تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایمان ہے، اور ایمان جو ہوتا ہے وہ سچ ہے. بھارت جھوٹ ہے، اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے. ٹھیک. اس لیے پاکستان اور بھارت کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. بھارت کیونکہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس وسائل زیادہ ہے، اس کے غیر ملکی جو پاکستان مطلب جو بھارت سے باہر مقیم ہے، ایکسپیٹس جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھارت سے دوسرے ممالک میں مقیم ہے. آپ کو پتہ ہے خود جو موہن چند گاندھی تھے، وہ بھی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے، آشرم چلا رہے تھے وہاں. تو بھارت کی ایک بہت ڈیپ روٹڈ جس کو کہتے ہیں ایک سوسائٹی، جو کہ غیر ممالک میں بالخصوص اب جو 12 جو ان کے ایک کیبنٹ کے اندر جو بائیڈن صاحب کی ہندوستانی نژاد لوگ آئے ہیں، تو یقیناً فرق ڈالیں گے، اور ظاہر ہے اس سے کوئی فرق آئے گا. لیکن پاکستان کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ٹھیک. ہے. پاکستان ان کے پروپیگنڈے کو جو ہے کبھی بھی نہیں روک سکے گا. ہاں، سچ جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ حق آ گیا باطل مٹنے کے لیے ہے. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پاکستان سچائی ہے، ہندوستان جھوٹ ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. اور وہ واویلا جتنا بھی کرتا ہے، بعد میں آسمان کا تھوکا جو ہے وہ منہ کے اوپر آ گرتا ہے. ٹھیک ٹھیک. عبداللہ گل صاحب، آپ نے بات کی اس وقت کہ جب آپ کے والد محترم پاکستان کے ہیرو ہیں جنرل حمید گل صاحب، انہوں نے جو آپریشنز لیڈ کیے ہیں، اس وقت حالت جنگ میدانوں میں ہوتی تھی. جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ پہلے لاہور کے جمخانہ آنا چاہتے تھے، آ گئے نہیں آئے وہ تو سارے جانتے ہیں، یار لاہور جمخانہ کا ہے اور وہ کہاں پہ ہیں. اس کے بعد چائے پینے آ گئے، چائے ہم نے باقاعدہ ان کو پلائی. اب جب اس وقت 5th جنریشن وار کی بات ہوتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے خود ہی ایڈمٹ کیا کہ اس وقت انڈیا پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے ڈیفرنٹ فیک اکاؤنٹس، ارنب گوسوامی کی آپ نے بات کی کہ وہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ اینکر تھا، اس کے علاوہ ڈیفرنٹ این جی اوز کے ذریعے پاکستان کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے. کیا ہم اس وقت حالت جنگ میں 5th جنریشن وار میں ہے؟ دیکھیں، آپ صرف 5th جنریشن وارفیئر کے اندر موجود نہیں ہے. آپ ایک خاموش جنگ جو ہے وہ بھی تو ایک انٹیلیجنس ادارے لڑ رہے ہیں نا. بالکل. یہ انٹیلیجنس ادارے جو ہوتے ہیں یہ کوئی کام ہی کرتے ہیں. یہ کوئی ایسے گھروں میں بیٹھ کے تو شہادت نہیں ہوتی. آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر باقاعدہ ایک یادگار شہدا ہے، جس کے اندر تقریباً اس ٹائم پہ 150 کے قریب شہدا موجود ہیں. تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے؟ وہ آپریشنز کے اندر شہید ہوئے. اور وہ آپریشن جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت ساری ان کی جو کامیابیاں ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں چلتی، لیکن جو ناکامیاں ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں. اب اتنی چھوٹی سی ایک آئی ایس آئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 22 کروڑ عوام ہی آئی ایس آئی میں ہے، پوری فوج ہی ہماری تو دیکھیں نا تقریباً 6 لاکھ 6.5 لاکھ فوج ہے ہماری. تو آئی ایس آئی اس کے اندر کتنی ہوگی؟ بہت ہی ایک چھوٹی سی قلیل تعداد ہے. اس کے باوجود آئی ایس آئی کا جو خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اتنے پروفیشنل ہیں، اور اتنے وہ اس کے اندر اپنے پروفیشن کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم تھوڑے ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ زیادہ کے اوپر بھاری ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جہاں تک 5th جنریشن وارفیئر کی بات ہے تو میں آپ کو اس کا 2-4 باتیں بتا دوں. جب بھارت کی طرف سے یہ واقعات آئے اور اس نے قوم کو کسی بھی، جب آپ دیکھیں کہ 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ تھا، اور بعد میں پھر انہوں نے آپریشن کر کے باقاعدہ جو اے پی ایس کا سانحہ ہوا رونما، اس کے اندر کیا ہوا، وکرنت سود جو ان کے انٹیلیجنس چیف تھے سابق، وہ اپنے ٹویٹر پیغام پہ، ابھی یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ مور کیجولٹیز اینڈ مور ایکسپلوژنز ایکسپیکٹڈ ان اے پی ایس پشاور. ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا؟ اور پھر خود جو نریندر مودی ہے، اس نے کیا ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا تھا، ایکسپٹ کیا تھا کہ میں آر ایس ایس کا ایک غنڈا جو تھا، ایک دہشت گرد جو تھا، وہ باقاعدہ مفتی بھانی کے اندر شامل تھا اور پاکستان توڑنے میں مدد کی میں نے. تو یہ باتیں تو انہوں نے آن ایئر کہی ہیں. لیکن جب ایسے واقعات ہوئے، کیا قوم تسلیم ہوئی؟ پشتون قوم کو انہوں نے، جی آپ فرمائیے، کچھ کہہ رہے تھے. جی سر، آپ کنٹینیو کیجئے گا. پشتون قوم کو انہوں نے بہت ورگلانے کی کوشش کی. آپ تو خود ماشاءاللہ پشتون ہیں، آپ کو علم ہے.
तो फिर क्या हुआ कि जब इंडिया के साथ हमारी बॉर्डर के ऊपर जरा टेंशन बढ़ी, तो सलमान खेल कबायब जो थे वो जाके खड़े हो गए, उन्होंने कहा पाकिस्तानी फौज बाद में आएगी, हम पहले खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल पूरी कौम बिल्कुल। फिर इकट्ठी हो गई है, फिर जनरेशन वॉरफेयर उनके मुंह पे आके पड़ गई। और जहां तक दूसरी जंग है, वो तो खुफिया जंग जो है वो तो लड़ी जा रही है। सिर्फ हमारे लिए मसाइल ये होते हैं कि कश्मीर के अंदर जो दूसरी तरफ है, जो मकबूजा कश्मीर है, उसके अंदर भी तो आबादी तो पाकिस्तानी है ना, ठीक हमारे ही ठीक लोग हैं, अपने मुसलमान लोग हैं। ठीक। हम कोई ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट करते नहीं है। फिर पुलवामा हो, उड़ी हो, पठानकोट हो, ये सारे वाकयात में सवाए हिंदुस्तान के झूठ के और कुछ नहीं आया। आईएसपीआर अगर इतना ही भारत जो है वो कामयाब होता, तो वो उसके तमाम जो चीफ हैं, सर्विसेज चीफ हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ हैं, वो जाके प्राइम मिनिस्टर के पास खड़े हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी हमें एक आईएसआई जैसी, एक आईएसपीआर जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना दे। तो अब आप अंदाजा कर लें, तो फिर अगर ये उनका म्यार है, फिर आपको याद है कि हमारी आईएसपीआर जब ये वाकया हुआ उड़ी फरवरी के वाला। बाद और इसी तरीके से पुलवामा के बाद, तो बाकायदा लेके गए और फिर यहाँ जब वो दरख्तों को उन्होंने चुन दरख्तों चुन को के शहीद किया था, हमारे निशाना दरख्तों को, बनाया। इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट को उन्होंने मस्मार जी, कर दिया खाली था। खाली दरख्तों को जंगलों के अंदर जो बमबारी बेचारों ने की, बिल्कुल उसके अंदर आप देख लें कि उसके अंदर क्या जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी। क्योंकि वहां जब फॉरेन बिल्कुल डेलीगेट्स गए, डिफेंस अटैचीज जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के हैं, उन्होंने भारत का वो तमस्खर उड़ाया। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने अपने ममालिक को रिपोर्ट्स लिखी बिल्कुल और कहा कि ये भारत जो है वो दीवाना हो चुका है, वहां कोई इस किस्म के सबूत और शवाहिद नहीं है। फिर अभी बिल्कुल हालिया यूनाइटेड नेशन की गाड़ी को निशाना बना डाला, उसके ऊपर सफेद झंडा लगा होता है, सफेद रंग होता है, उसके अंदर अंग्रेजों के ऊपर फायर करने। तो भारत तो बेचारा दीवाना हो गया, पागल हो गया। ये क्या 5th जनरेशन वॉरफेयर से हमें ठीक डराएगा और हमें जो है वो उकसाएगा? हाँ, अपने दिल को हमें संभालना है, ठीक अपने जहन को काबू रखना है। अवाम ठीक। उन्नास बिलखसूस आप जैसे खूबसूरत जवान जो हैं, उन लोगों को हौसला रखना चाहिए अपनी रियासत के ऊपर, बिल्कुल अपने वतन के ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला हम इस जंग में सुरखरू होंगे। बिल्कुल भारत जो है मिटने के लिए बना है और बिल्कुल पाकिस्तान कायम रहने के लिए। बिल्कुल। अब्दुल्ला गुल साहब, आपने एक बात की पश्तूनों के बारे में, 5th जनरेशन वॉर में खासकर इंडिया जो अपने आप को एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क समझता है, ये अक्सर जो आपने जिस तरह बात की कि डिफरेंट फेक एनजीओज के जरिए पाकिस्तान में जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को परवान चढ़ाते हैं। तो बीइंग अ पश्तून मैं भी एक छोटी सी बात कहने जाता हूँ। पिछली दफ़ा वो आए लाहौर के जिम खाना आने की उनकी ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हुई। फिर पंजाब आए, इस्लामाबाद में उनको चाय पेश की गई। तो हमारे पख्तून जो भाई हैं वो बड़े नाराज़ होते हैं कि यार कभी पेशावर भी आ जाए तो हम उनको पेशावरी कहवा भी पिला देते हैं। तो मैं उन सारे जो इंडियन पब्लिक है उनको जो ये चाहते हैं कि वो वाकई पाकिस्तान आ जाते हैं, तो हमारी तरफ से इनविटेशन है, पेशावरी कहवा पिलाएंगे ज़रूर उनको। साथ ही साथ सर एक दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने अनडिनाइबल एविडेंस दुनिया को दिए हैं। इंडिया जो बार बार पाकिस्तान में डिफरेंट स्पॉन्सर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ कर रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर कर, टेररिस्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, वो डिफरेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स यहाँ पे बना रहा है। तो इस लिहाज से हमने दुनिया को भी आगाह कर लिया, लेकिन कोई खातिर ख्वाह का ये कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा है कि कोई यूएन या की सिक्योरिटी काउंसिल की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट एनजीओज हैं, उन्होंने कोई इस पर कोई इकदाम किए हों। आप किस तरह देखते हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह पे इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कश्मीर के वाक़े के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद भारत की मेरे ख्याल में वो बैंड बजा है जो शायद माजी के अंदर ऐसा नहीं नजर आया। उसकी वजह ये कोई मेरे ख्याल में हमारी इतनी उसके अंदर सलाहियत नहीं है। भारत ने जो वहां मकरू खेल खेलना शुरू कर दिया, इंसानियत के धज्जियां उड़ा के रख दी। 2 यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स आ गई जिसके अंदर बकायदा कहा गया कि भारत जो है वो फुली तौर पर इंसानी हकूक को पामाल कर रहा है। तो ये वो सारी रिपोर्ट्स थी। फिर उनका जो मेजर गंगुई था, उसने बकायदा जीप के सामने एक कश्मीरी नौजवान को बांध के जो है वो फिराता रहा। बाद में उसका कोर्ट मार्शल हो गया, उसने जो है वो रेप चार्जेस के ऊपर उसका कोर्ट मार्शल हुआ। तो ये वही मेजर गंगुई है जिसको भारत के उस टाइम पे जो नरेंद्र मोदी साहब वो उसको मेडल पहना रहे हैं और बाद में वो रेप चार्जेस पे फौज से निकाला जाता है। ये इनके म्यार है, सो चीप पीपल। अब मसला ये है कि जो जहां तक आपने कहा कि इंटरनेशनली
देखिए, कश्मीरियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, जो कश्मीरी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। सिख बरादरी जो है उन्होंने साथ दिया, अंग्रेजों ने साथ दिया, कोड पिंक वगैरह जो तंजीमें थी अमेरिका में, उन्होंने जाके व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरे किए। उन्होंने कश्मीर की आवाज जो है वो बुलंद करने में एक मजबूत किरदार अदा किया, और दुनिया के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर जो ऐसे जरायद थे इंटरनेशनल रिप्यूट के लंदन के अंदर, वो उन्होंने बाकायदा भारत का चेहरा जो था वो बेनकाब करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि चाइना को अमेरिका ने इस टाइम पे काउंटर जो है वो हिंदुस्तान के जरिए करना है, और इस खित्ते में उनका पाकिस्तान जो है वो उनके लिए एक दर्देसर है यकीनन हिंदुस्तान के लिए। और चीन की मुखासमत में वो पाकिस्तान की जो मामलात हैं उनको पसे पुष्ट डाल देते हैं। ये एक अलमिया है। लेकिन मेरे ख्याल में हम वक्त के साथ साथ इससे निकल आएंगे। अभी हालिया जो बाइडन की जो काबीना है उसके अंदर ज्यादा हॉकिश हैं लोग, जो चाइना के साथ मामलात को दुरुस्त नहीं करना चाहते। लेकिन चाइना के साथ अब जो दूसरी जो एक उसके अंदर सोच आ रही है वो ये है कि चाइना के साथ हम ठीक है फौजी तौर पे जो है हम उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या मईशत के तौर पे भी चाइना को निगेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में इसमें फर्क पड़ेगा। और अगर चाइना की तरफ पॉलिसी नरम हुई तो पाकिस्तान की तरफ भी पॉलिसी जो है वो बेहतर होने का एक रवैया है। और दूसरी बात यह है कि हमें पाकिस्तान को इस टाइम पे प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करनी चाहिए, और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने रखना चाहिए। बाकी जहां तक सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर इंटरनेशनल दुनिया की खामोशी, यूनाइटेड नेशन की कानून की धज्जियां उड़ा दी। आर्टिकल जो 370 और 35A के बाद यूनाइटेड नेशन का मुंह काला हो गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन और उसके हवारी जितने भी हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, कश्मीर के बुनियादी स्टेटस के लिए जो है खामोश बैठे हुए हैं। ये दुनिया के दोहरे म्यार हैं, और ये मेरे ख्याल में एक मकरू चेहरा है इंसानियत का, उन अलमबरदारों का जो इंसानियत के लिए रोजाना वावेला करते हैं। ठीक, अब्दुल्ला गुल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारे पास टाइम की कमी है, 1 मिनट बचा है। मैं आपसे आपका क्विक कमेंट जानना चाहूंगा, और आखिरी मैसेज भी इंडिया के लिए। इस वक्त इंडिया में डिफरेंट मूवमेंट्स एक्टिव हैं और वो आज़ादी चाहते हैं। खालिस्तान मूवमेंट की बात करूंगा मैं इस वक्त, फार्मर प्रोटेस्ट की बात करूंगा इस वक्त मैं, और उन स्टेट्स की बात करूंगा जो इस वक्त इंडिया से आज़ादी चाह रहे हैं। कश्मीर में वो कश्मीर को संभाल नहीं सकते, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करूंगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? मैं इंडिया को यही कहूंगा कि चुप करके कश्मीर जो है पाकिस्तान के हवाले कर दे। यही नेहरू ने कहा था कि हम प्लेट पे रख के कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देंगे लेकिन आजादी नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर इंडिया के अंदर इस टाइम पे 100 वो मूवमेंट्स चल रही हैं। ये रजिस्टर्ड मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, अपना फिगर नहीं कोट कर रहा। 100 मूवमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आजादी की हैं, जिनमें 34 वो हैं जो कि बहुत बड़ी हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनके अंदर खालिस्तान एक मूवमेंट है। इसके अलावा जो इस टाइम पे जो भारत के अंदर फार्मर्स का जो चल रहा है, वो तकरीबन जो फार्मर्स हैं वो 86% भारत के जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इस टाइम पे 14 मिलियन जो उसके अंदर ट्रक ड्राइवर्स हैं वो भी उसमें शामिल हो चुके हैं। इस टाइम पे 25 करोड़ लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं इस टाइम पे भारत के अंदर। भारत को मैं सिर्फ ये कहूंगा भारत के लिए कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों। आपके पास नरेंद्र मोदी है ना जनाब, तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अब्दुल्ला गुल साहब। जिसके बाद इंडिया के पास अपना नरेंद्र मोदी है तो उनको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला गुल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बेहतरीन तरीके से आपने बता दिया कि इंडिया को इस वक्त किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी उनके लिए बिल्कुल काफी है। साथ ही साथ अगर मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा तो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज, जो इस वक्त फार्मर प्रोटेस्ट जारी है जिसमें 14 लाख सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स हैं, अगर यही प्रोटेस्ट कुछ और दिन चला तो इंडिया के आने वाले 6 से 7 महीने वहां पे क्या साली हो सकती हैं। गंदम की काश्तकारी नहीं और बाकी बहुत ऐसी चीजें। साथ ही साथ इस वक्त कश्मीर में जिस तरीके से वायलेशंस कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, अगर ये इसी तरीके से जारी रहा तो कश्मीर इनके हाथ से निकल जाएगा। साथ ही साथ जो डिफरेंट और स्टेट्स हैं जो आजादी चाह रहे हैं वो भी इनके हाथ से निकल जाएगा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपने राय को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें इसके बारे में आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।